11th क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिया हुआ है किसी रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स का। चलो ठीक है, ये जैसा भी दिया हो तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, पीडीएफ फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अगर एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी हो, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है अगर एक्स -3 से 4 के बीच में हो। तो देखो मल्टीपल टाइम्स 2 बार ये पेपर में पूछा जा चुका है। कल को ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे -3x हो, 5x हो, कुछ भी हो, तो आप सॉल्व करने लायक होने चाहिए। ठीक है, अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखो, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स। ये मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। जब भी आपके पास f कैपिटल होता है तो इसका मतलब ये क्या हो गया, आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से अगर आपको पीडीएफ तक का रास्ता तय करना है तो पीडीएफ मतलब कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन तक का रास्ता, तो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का डेरिवेटिव कर दो तो आपके पास एफ ऑफ एक्स मिल जाएगा। ठीक है, ये गिवन था, इसका डेरिवेटिव करो तो आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं हम, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये किसके इक्वल होगा, 0, इसका डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0, ठीक है, माइनस ई की पावर -2x, -2x का फिर से करोगे तो -2, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ई की पावर -2x। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है और यहाँ पे अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो देखो पीडीएफ निकल गया हमारे पास। पीडीएफ निकलने के बाद हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 2 की निकालनी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और 2 से बड़ा नंबर, इसका मतलब इसी रेंज में लाई करेगा, इसका मतलब 2 टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स ई की पावर -2x dx। इसको सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें। जैसे सबसे पहले एफ ऑफ एक्स निकाला आपने, तो एफ ऑफ एक्स कैसे निकाला, डेरिवेटिव कर दिया एफ ऑफ एक्स का, कैपिटल एफ का। ठीक है, ये सिंबल ध्यान में रखना है, स्मॉल एफ और कैपिटल एफ। कैपिटल एफ जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा। स्मॉल एफ जब भी आएगा तो इसका मतलब क्या होगा, पीडीएफ या फिर पीएमएफ होगा। ठीक है, पीडीएफ या फिर पीएमएफ होगा आपके पास। तो ये तो निकल गया। x ग्रेटर देन 2 प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो 2 से इन्फिनिटी, ठीक है, 2e की पावर -2x। ठीक है, और इसे सॉल्व करके जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा आपके पास, 2e की पावर -2x डिवाइडेड बाय -2। लिमिट्स पुट करोगे 2 टू इन्फिनिटी, तो -1 निकल गया आपके पास, ये बचेगा e की पावर -4 माइनस ई की पावर -इन्फिनिटी। ठीक है, e की पावर -इन्फिनिटी, तो e की पावर -इन्फिनिटी तो आपके पास 0 बनेगा, तो इसका आंसर तो आएगा 0। तो ये -e की पावर -4 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर -e की पावर -4। इसमें हमें अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करनी थी, तो इसमें अगर अपर लिमिट इन्फिनिटी पुट करोगे -e की पावर -इन्फिनिटी -e की पावर -5, तो ये बनेगा 0 -e की पावर -4, तो ये बनेगा e की पावर -4। तो ये बनेगा। बहुत सारे बच्चे को लगता है कि ये भी शायद नेगेटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर नहीं है, इसे आप 1/e की पावर 4 लिख सकते हो, तो ये पॉजिटिव नंबर ही होगा। नेक्स्ट था -3 से लेके 4 के बीच में प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो -3 से लेके 4, तो पहले से ब्रेक कर लो, -3 से लेके 0 और 0 से लेके 4 तक। ठीक है, -3 से 0 के बीच में फंक्शन 0 है और 0 से 4 के बीच में फंक्शन की वैल्यू ये है। कुछ नहीं करना, इंटीग्रेट करो, सॉल्व करो, इसका आंसर आपको ये मिलेगा। तो फाइनली ये बहुत इजी कैटेगरी का क्वेश्चन है, इजी लेवल था इस क्वेश्चन का।
3 पार्ट्स पूछे जाते हैं, तीनों के एक एक नंबर होगा, तो 3 नंबर का बनेगा आपके पास। पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पूछा है, गिवन है, पीडीएफ पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी पूछी हुई है। ये दोनों स्टेप्स आप तब कर सकते हो जब ये वाला स्टेप करोगे, और ये वाला स्टेप आप तब करोगे जब आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से पीडीएफ तक की यात्रा कैसे तय करोगे। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, पीडीएफ एक रैंडम वेरिएबल का, जैसे कि ये कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है क्योंकि ये आपके पास इंटरवल दी हुई है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। सबसे पहले ये क्यों चेक करते हैं हम, क्योंकि इससे हमें कम से कम इंटीग्रेशन और समीशन का पता चल जाता है कि हम किसके साथ खेलेंगे, वेदर वी विल प्ले विद द इंटीग्रेशन और विद द समीशन टर्म। तो क्योंकि ये इंटरवल है तो एफ ऑफ एक्स आपके पास क्या है, एक्स प्लस 1/2 है और 0 एल्सवेयर, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, स्क्यूनेस, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस पूछा, और हैंस डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन का नेचर भी डिस्क्राइब करो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो सबसे पहले आपको स्क्यूनेस पता होना चाहिए, जो बेसिक जनरल वीडियो है पूरे चैप्टर की, एक समरी वाली वीडियो है, उसे देखो, मोमेंट्स वाली। तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस क्या चीज मेजर करती है, स्क्यूनेस मेजर करते हैं कि कोई डाटा कितना असिमेट्रिकल है, कोई डाटा कितना असिमेट्रिकल है। स्क्यूनेस को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिवली स्क्यूड या फिर नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है, पॉजिटिवली स्क्यूड या फिर नेगेटिवली स्क्यूड। तो हम जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपके पास होता है बीटा 1, बीटा 1 की वैल्यू आती है आपके पास μ3 का स्क्वायर बाय μ2 का क्यूब, ये आपके पास आती है बीटा 1 की वैल्यू। अगर बीटा 1 की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या होगा, पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। अगर बीटा 1 की वैल्यू लेस देन 0 है तो इसका मतलब नेगेटिवली स्क्यूड होगा। तो कंक्लूजन क्या है, हमें कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकालना है, मतलब कि हमें ये टर्म निकालनी है, बीटा 1 निकालना है। बीटा 1 निकालने के लिए हमें μ3 और μ2 चाहिए। पहले μ3 और μ2 का कॉन्सेप्ट समझ लो कि देखो बीटा 1 में फिर से लिख रहा हूँ, बीटा 1 का मतलब है μ3 का स्क्वायर बाय μ2 का क्यूब, ठीक है। तो μ3 का मतलब हो गया मोमेंट, मोमेंट अबाउट मीन, x माइनस म्यू का होल क्यूब निकालना है, और μ2 का मतलब क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन निकालनी है x माइनस म्यू के होल स्क्वायर के। तो ये दोनों मोमेंट्स निकालनी है, और म्यू निकालने का मतलब है कि आपको सिर्फ एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकालनी है, दैट इज इंटीग्रल x इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो स्टेप्स देखो कि आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा, फंक्शन गिवन है, स्क्यूनेस का कोफिशिएंट पूछा था, स्क्यूनेस का कोफिशिएंट याद रखो बीटा 1 होते हैं, और कुर्टोसिस का कोफिशिएंट क्या होता है, μ4 बाई μ2 का होल स्क्वायर, μ4 बाई μ2 का होल स्क्वायर, ये कुर्टोसिस का है, ठीक है। इसकी वैल्यूज में हम ऐसा करते हैं, या तो बीटा 2 3 के इक्वल होगी, या 3 से बड़ी, या 3 से छोटी। तो म्यू आपके पास ये बन गया। सबसे पहले हम म्यू निकालेंगे, क्योंकि म्यू का यूज हम इन दोनों जगह पे करेंगे, फिर हम μ2 निकालेंगे, फिर हम μ3 निकालेंगे। μ2 निकालना काइंड ऑफ वेरिएंस निकालने के बराबर ही होता है, ठीक है। μ2 निकालने का मतलब हमें वेरिएंस ही निकालना है, काइंड ऑफ। तो शुरू करते हैं। अब देखो एफ ऑफ एक्स दे दिया आपको, म्यू निकालना था, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स हो गया इसका मतलब। सबसे पहले तो लिमिट्स जनरल माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स लिखेंगे। फिर ये फंक्शन एक्चुअली में -1 से 1 के बीच में डिफाइंड था, तो -1 से 1 के बीच में डिफाइन कर दिया। इसका इंटीग्रेशन करो वीडियो को पॉज करके, तो इसका इंटीग्रेशन 1/3 आ जाएगा आपके पास। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। नेक्स्ट हम निकालेंगे सिग्मा स्क्वेयर, दैट इज वेरिएंस। वेरिएंस क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस म्यू का स्क्वेयर। तो सिग्मा स्क्वेयर के लिए आपके पास सेम एक्सप्रेशन आ गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस म्यू स्क्वेयर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर क्या होगा, ये वाली टर्म होगी एक्स स्क्वेयर एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस
म्यू स्क्वेयर। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर हम कैसे निकालते हैं, ये होगा आपके पास -1 से 1 एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स प्लस 1/2 डी एक्स के बराबर। और जब इसे सॉल्व करोगे आप तो ये बनेगा -1 से 1/2 तो बाहर निकाल दो, एक्स क्यूब प्लस -1 से 1 एक्स स्क्वेयर डी एक्स। ठीक है, तो ये बनेगा 1/2। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा 0 प्लस इसका एक्स क्यूब बाई 3 तो 1/3 एक्स क्यूब, तो ये -1 से 1। सिंपल लिमिट्स पुट कर दो तो आपके पास इसका आंसर, इस पूरे का आंसर 1/3, इसका आंसर आएगा 2/9 के करीब आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1/3 आएगा। तो 1/3 माइनस जो म्यू आपने पीछे निकाला था, म्यू यहाँ पे निकाले 1/3, तो सॉल्व करके सिग्मा स्क्वेयर 2/9 आ गया। अब हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का क्यूब निकालना है। क्यों निकालना है, ये आपके पास μ3 है, μ3 का मतलब थर्ड मोमेंट। थर्ड मोमेंट किसके अबाउट, म्यू के अबाउट, मीन के अबाउट। तो इसका मतलब आपके पास क्या बनेगा, इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस 1/3 का होल क्यूब। इसका मतलब है -∞ से इन्फिनिटी एक्स माइनस 1/3 का क्यूब एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब एक्स प्लस 1/2 डी एक्स के बराबर। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन बनेगा आपके पास। यहाँ पे लिमिट्स -∞ से इन्फिनिटी ना होके आपके पास आएंगी -1 से 1 तक लिमिट्स। तो इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a माइनस बी का होल क्यूब ओपन करना है आपको, a माइनस बी का होल क्यूब, तो x माइनस 1/3 का क्यूब क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस ये बनेगा 3a स्क्वेयर बी, 3a स्क्वेयर बी प्लस 3ab स्क्वेयर। ठीक है, जब सिंप्लीफाई करोगे तो x क्यूब माइनस 1/27। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा -x स्क्वेयर, ये बचेगा आपके पास x/3 प्लस x/3। तो ये वाली टर्म आपके पास आएगी और x प्लस 1 है। इस पूरे को मल्टीप्लाई करो, पहले इन सबको x से मल्टीप्लाई करो, फिर इन सबको 1 से मल्टीप्लाई करो, फिर इनका मतलब आपने क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। सिंपली इंटीग्रेट करने के लिए आपने प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी, 2 टाइम्स 0 से 1 लिख दिया। गिवन एक्सप्रेशन -1 से 1 था, यहाँ पे जो लिमिट्स है वो -1 से 1 है और यहाँ पे लिमिट्स है 0 से 1। देखो इंटीग्रेशन वाला पार्ट ऐसा नहीं है कि आपको बुक से मैच करके करना है, जरूरी नहीं है कि आप बुक से प्रॉपर वर्ड टू वर्ड मैच करके चलो चीज़ों को, किसने यहाँ पे ऐसे लिखे हैं, यहाँ पे ये टर्म लिखे है, वैसे ही लिखना है। अब आपको ये स्टेप समझ आ गया, जिसके बाद आपका आंसर निकलना चाहिए डायरेक्ट -8/135 निकलना चाहिए। ठीक है, तो इस आंसर की हेल्प से आप आगे प्रोसीड करोगे। ये वाले स्टेप्स बुक में देखने वाला काम नहीं होना चाहिए आपका, खुद से सॉल्व करो, बुक से मैच करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बहुत बार बच्चे पता है क्या करते हैं, बुक से भी बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर देते हैं अगर वो अपने दिमाग से सॉल्व करेंगे तो। फिर गामा 1 की डेफिनेशन तो हमने लिखी थी, गामा 1 की डेफिनेशन क्या होगी, μ3। ठीक है, ये μ3 आपके पास अपॉन ये क्या आपके पास सिग्मा क्यूब, मतलब μ2 का क्यूब है आपके पास। तो इसकी वैल्यू पुट की -8/135 और नीचे इसकी वैल्यू पुट की। ठीक है, वेरिएंस की वैल्यू पुट की सिग्मा की। तो इनको सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आ गया। ये फाइनल आंसर नेगेटिव है गामा 1, तो हम क्या बोलेंगे कि इट इज नेगेटिवली स्क्यूड। ये क्या है, नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, नेगेटिवली स्क्यूड में क्या होते हैं, मीन मीडियन से छोटा होता है और मीडियन मोड से छोटा होता है। ये नेगेटिवली स्क्यूड का इम्प्लाइड मीनिंग होता है। मतलब अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन पे जाओगे तो इसका मीन मीडियन से छोटा होगा और इसका मीडियन मोड से छोटा होगा। तो ये चीज हमें पता चलती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था आपके पास। ठीक है, तो फाइनल ये एक्सप्रेशन आपको ध्यान में रखना है, गामा 1 की वैल्यू आएगी नेगेटिव, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को भी। इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है आपके पास x है, जिसका पीडीएफ 0 से 3 के बीच में ये गिवन है, ठीक है, और एल्सवेयर है 0। पीडीएफ निकाल लो y इक्वल टू एक्स क्यूब का। अब एक बार पूरी कहानी समझना, ये टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। ये टॉपिक कौन से? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल। इस टॉपिक के ऊपर अगर आप अभ्यासकुल यूट्यूब चैनल पे सर्च करोगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल तो आपको ये मिल जाएगा। इसमें क्या होता है कि x एक रैंडम वेरिएबल है, x एक रैंडम वेरिएबल है, ठीक है। इसका पीडीएफ आपके सामने गिवन है f ऑफ x। बहुत केयरफुली सुनना, x एक रैंडम वेरिएबल है, उसका पीडीएफ गिवन है f ऑफ x। हमने जो डिस्कस किया हुआ है पहले वो डिस्क्रीट के लिए भी डिस्कस किया हुआ है, कॉन्टिन्यूस के लिए भी डिस्कस किया हुआ है। अभी क्योंकि ये क्वेश्चन कॉन्टिन्यूस का है तो मान लेते हैं कि कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। क्या है ये? कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है ये, ठीक है। आपके पास एक y आ गया, y एक फंक्शन है, y क्या है? एक फंक्शन है g x का, y एक फंक्शन है x का, ठीक है। ये भी गिवन है आपके पास। आपको फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड करना है पीडीएफ ऑफ y, पीडीएफ ऑफ y फाइंड आउट करना है। अब गिवन सिचुएशन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, इसका f ऑफ x दे दिया, x दे दिया, f ऑफ x दे दिया और y दे दिया। फाइंड क्या करना है? पीडीएफ फाइंड करना है y का, फाइंड पीडीएफ ऑफ y। तो स्टेप्स क्या फॉलो होंगे इसमें? स्टेप्स सबसे पहले ये चीज कब लग सकती है? अगर जो y इक्वल टू जी ऑफ x ये जो दिया हुआ है आपके पास, ये 1 1 फंक्शन बनना चाहिए। ये क्या बनना चाहिए? 1 1 फंक्शन बनना चाहिए। तो सेकंड हम क्या करते हैं, x को y के टर्म्स में लिखते हैं। x को लिखेंगे साई ऑफ y के बराबर, x को क्या लिखेंगे? साई ऑफ y। थर्ड स्टेप आपके पास क्या होते हैं? थर्ड स्टेप होते हैं कि जो पीडीएफ y का होगा वो किसके इक्वल होगा? g ऑफ y f ऑफ साई y इंटू डी एक्स बाई डी वाई के बराबर होगा, dx बाई डी वाई के बराबर। ये याद रख लेना, ये इस साल भी रिपीट हो सकता है ये सेम क्वेश्चन। तो स्टेप्स नंबर 1 y 1 1 होना चाहिए, फिर आपको x को लिखना है साई ऑफ y के टर्म्स में, फिर g ऑफ y निकालना है, g ऑफ y f ऑफ साई y के बराबर होगा dx बाई डी वाई, ठीक है। फर्स्ट लाइन क्या लिखोगे? ये जो ट्रांसफॉर्मेशन y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये क्या कर रही है? ये जो 0 से 3 था, 0 से 3 को मैप कर रही है 0 से 27 पे। आपने क्यूब कर दिया ना, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 0x लेस देन 3, तो 0 लेस देन एक्स क्यूब लेस देन 27, तो आपने क्यूब कर दिया, तो 0 लेस देन y लेस देन 27। तो इस सेट को इस सेट के ऊपर ये मैप कर रही है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके पास 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। देखो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स क्यूब इज क्लियरली अ 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन, ये 1 1 ट्रांसफॉर्मेशन है। ये आपको बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं करना, जो सिंपली लिख दो कि ये मैप करती है इस सेट को टू y 0 लेस देन y लेस देन 27 पे। ये मैप कर रहे हैं इस सेट को इस सेट के ऊपर। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इस सेट को इस सेट पे मैप कर रही है। फिर आपके पास y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? x इक्वल टू वाई की पावर 1/3 लिख सकते हैं। फिर हम dx बाई डी वाई भी निकाल सकते हैं। dx बाई डी वाई किसके इक्वल होगा? 1/3 y की पावर माइनस 2/3, तो इसे लिख सकते हैं 1/3 y की पावर 2/3 के बराबर, ठीक है। अब हमें पता है कि g ऑफ y किसके इक्वल होगा? f ऑफ साई y के बराबर इंटू डी एक्स बाई डी वाई के बराबर।
तो एफ ऑफ साई वाई तो ये है, ये साई वाई का काम कर रहे हैं ना, तो एफ ऑफ वाई की पावर 1/3 इंटू 1/3 वाई की पावर 2/3। अब फंक्शन क्या था आपके पास, फंक्शन था x²/9 था, फंक्शन क्या था f, बिकॉज एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल था, ये था x²/9 के इक्वल। देयरफॉर क्या होगा, तो एफ ऑफ वाई की पावर 1/3 कितना होगा, तो वाई की पावर 2/3 अपॉन 3/9, वाई की पावर 2/3 अपॉन 9 इंटू 1/3 वाई की पावर 2/3। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो इसका आंसर आ गया 1/27। तो फाइनली जी ऑफ वाई क्या लिखोगे, 1/27, अगर y की वैल्यू 0 से लेकर 27 के बीच में है, 0 अदरवाइज। ठीक है, पहला स्टेप ये 1/1 ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड स्टेप कि आपने y को x³ लिखा, x को y के टर्म्स में लिखा, dx/dy निकाला, ये सारी चीजें की। थर्ड स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट, g ऑफ y निकाला आपने, उसका फॉर्मूला ये फिक्स रहता है कॉन्टिन्यूस के लिए। ठीक है, कॉन्टिन्यूस के लिए फिक्स फॉर्मूला है, सॉल्व करके आपके पास इसका आंसर 1/27 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो ये चीज ध्यान में रखना। इसके 3 से 4 क्वेश्चन ही गिवन है बुक में भी, उन सब की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। फिर नेक्स्ट आपके पास है कि इसने पूछा आपसे कि किस वैल्यू के, ए की किस वैल्यू के लिए ये नंबर मिनिमम होगा, ये नंबर मिनिमम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, आपके सामने एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर दिया हुआ है। देखो ये पूछ रहे आपसे कि जो सेकंड मोमेंट है, ये सेकंड मोमेंट ही तो है, सेकंड मोमेंट किस पॉइंट के अबाउट मिनिमम होगी। मोमेंट की डेफिनेशन देखो क्या होती थी, मोमेंट की डेफिनेशन होती थी आपके सामने म्यू आर डैश इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए की पावर r। तो सेकंड मोमेंट क्या होगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए की पावर 2। तो ये पूछ रहे कि ए की किस वैल्यू के लिए ये मोमेंट मिनिमम होगी। ठीक है, इम्प्लाइड मीनिंग देखो क्वेश्चन का, ऐसे करोगे तो याद नहीं रहेंगी चीजें आपको। बुक की लैंग्वेज को प्रॉपर इंटरप्रेट करो, वही चीज के लिए तो आप वीडियोस देख रहे हो कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस ए स्क्वेयर इज मिनिमम, ए की किस वैल्यू के लिए ये एक्सप्रेशन मिनिमम हो रहा है, सेकंड मोमेंट सबसे कम किस वैल्यू के लिए होगी। ठीक है, हम इसमें क्या करते हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ, बहुत केयरफुली देखना, x माइनस म्यू, ठीक है, प्लस म्यू माइनस ए का होल स्क्वायर। क्या किया, क्या ट्रिक प्ले की, माइनस म्यू कर दिया प्लस म्यू कर दिया। अब इसमें कुछ एक्सपेक्टेशंस की प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, वो मैं साइड पे लिखूंगा। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये तो सॉल्व कर दो इसको, तो ये बनेगा आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्लस म्यू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस म्यू इंटू म्यू माइनस ए। ठीक है, इसे लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू का होल स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू इंटू म्यू माइनस ए। ठीक है, अभी तक ऑब्जर्व करो हमने क्या किया, ये एक्सप्रेशन गिवन था, इस एक्सप्रेशन में हमने प्लस माइनस म्यू किया, ये ए स्क्वेयर बना, ये बी स्क्वेयर, ये 2ab। अब एक्सपेक्टेशन को सबसे पहले इसके ऊपर लगा दिया, फिर इसके ऊपर लगा दिया, फिर इसके ऊपर लगा दिया, तीनों टर्म्स के ऊपर एक्सपेक्टेशन लगा दिया। एक्सपेक्टेशन किसी कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट होता है, और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, म्यू के इक्वल।
म्यू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, म्यू क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू म्यू होगा। देखो कंफ्यूज मत होना, अगर आपने बेसिक्स पहले कर रखे हैं तब आपको ये चीज़ें इजी लगेंगी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्स यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है वो म्यू है, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ नंबर ये कांस्टेंट है कोई, तो वो म्यू के बराबर आएगा। तो ये बनेगा हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वेयर प्लस म्यू माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा, म्यू माइनस ए, ठीक है, 2 टाइम म्यू माइनस ए, तो ये बनेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बनेगा, तो ये बनेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यू किसके इक्वल है, म्यू के इक्वल, तो ये जीरो आ जाएगा। तो ये फैक्टर डायरेक्ट जीरो बनेगा इस रीजनिंग की वजह से। तो ये बनेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वेयर प्लस म्यू माइनस ए का होल स्क्वेयर प्लस जीरो। देखो इस एक्सपेक्टेशन में तो हम कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, बट हमें ये पता है कि ये स्क्वायर क्वांटिटी है, इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो हो सकती है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। तो इट इज़ मिनिमम, तो हम क्या लिखेंगे कि ये मिनिमम है, इट इज़ मिनिमम व्हेन आपके पास म्यू माइनस ए का होल स्क्वेयर जीरो के इक्वल होगा। और ये कब होगा, अगर ए की वैल्यू आपके पास म्यू के इक्वल होगी, मतलब अगर आप सेकंड मोमेंट मीन के अबाउट लेते हो तो उसकी वैल्यू मिनिमम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये आपके पास, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मिनिमम कब होगा, अगर ये अबाउट मीन लिया जाएगा। देखो फिर से मैं जोर दूंगा इसी बात पे कि P4 प्रैक्टिस 3 से 4 बार लिखो इस चीज़ को, ठीक है, जब तक कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि इस पूरे 4-5 स्टेप्स की कहानी में कहीं पे भी आप नाट को एक ही बारे में गो थ्रू कर दो। कोई भी डाउट आता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो इस नंबर के ऊपर, ठीक है, व्हाट्सएप कर सकते हो मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में आपके पास क्या दिया हुआ है, देखो दो कार्ड्स को ड्रॉ कर रहे हो आप साइमल्टेनियसली विदाउट रिप्लेसमेंट। एक वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से दो कार्ड्स को निकाल रहे हो, मीन निकालो, वेरिएंस निकालो नंबर ऑफ रेड कार्ड्स का। मतलब कि मीन का मतलब है एक्सपेक्टेशन कि दो रेड कार्ड्स आने की एक्सपेक्टेशंस क्या है। 52 कार्ड्स है, 52 कार्ड्स में से दो कार्ड्स को आप निकाल रहे हो, उसमें से रेड कार्ड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले हमें देखो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, मीन पूछा है, मीन पूछा है और वेरिएंस पूछा है। आपको क्या चाहिए, सबसे पहले एफ ऑफ एक्स चाहिए, प्रोबेबिलिटी चाहिए। सबसे पहले कैपिटल एक्स डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैपिटल एक्स देखो क्या अपना है, आपने मान लो कि एक्स डिनोट करते हैं नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, जब दो रेड कार्ड्स ड्रॉ की जा रहे हैं, या तो रेड कार्ड्स जीरो निकलेंगे या एक निकलेगा या दो निकलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो किसके इक्वल होगी, मतलब कि कोई भी रेड कार्ड नहीं है, मतलब कि ब्लैक कार्ड्स ही निकलेंगे दो। आपको पता होगा कि 52 में से 26 तो रेड कार्ड्स होते हैं और 26 आपके पास ब्लैक कार्ड्स होते हैं। तो 26 में से दो तो आपके पास ब्लैक कार्ड्स निकल गए और 52 में से दो टोटल प्रोबेबिलिटी 52 में से दो। तो इसे सॉल्व करके 25/102 आ जाएगा, क्योंकि NCR का फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो यहाँ से सॉल्व करके आपके पास 25/102 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 निकालनी है, मतलब कि प्रोबेबिलिटी 1 रेड कार्ड, 1 रेड कार्ड, ठीक है। तो 1 रेड कार्ड में क्या हो जाएगा, 26 में से एक निकलेगा, 26 में से एक निकलेगा और 52 में से दो निकलेंगे, ठीक है, 52 में से।
तो इसको सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 26 इंटू 26 अपॉन 52 इंटू 51 अपॉन 2। सॉल्व कर लेना मतलब इसे। फिर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2 का आंसर कितना होगा, मतलब कि 2 रेड कार्ड आ गया आपके पास, 2 रेड कार्ड्स। तो इसमें होगा 26 में से दोनों ही रेड कार्ड निकल गए, 52 में से कोई 2 कार्ड निकले, तो इसका आंसर होगा 25/102। ठीक है, तो देखो x इक्वल टू 1 का मतलब 1 रेड कार्ड एंड 1 ब्लैक कार्ड। 26 में से एक रेड कार्ड निकला और 26 में से एक ब्लैक कार्ड निकला और 52 में से दोनों कार्ड्स निकले। सॉल्व करके 52/102 आ गया आपके पास। जब 2 रेड कार्ड निकालने की बारी आई तब भी आपके पास क्या निकला, 25/102 निकला। हमें ये आपके पास ना डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। डिस्क्रीट में सबसे पहले आपने x की वैल्यूज लिखी 0, 1, 2, जो x की पॉसिबल वैल्यूज थी वो लिखी। फिर आपने प्रोबेबिलिटी लिखी 0 के कॉरस्पॉन्डिंग, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग। हमें मीन निकालना था एक्सपेक्टेशन ऑफ x, तो इसका मतलब अभी क्या करेंगे, समीशन x इंटू एफ ऑफ x, मतलब समीशन 0 इंटू एफ ऑफ 0 प्लस 1 इंटू एफ ऑफ 1 प्लस 2 इंटू एफ ऑफ 2। तो यहाँ से समीशन हट जाएगा, वैसे आइडियली ये हट जाएगा। तो देखो जब आप समीशन x इंटू एफ ऑफ एक्स करोगे तो आपके पास आंसर आ गया, 0 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गया, 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये नंबर आ गया, इन दोनों का सम किया तो 102/102 आ गया। तो म्यू की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। फर्दर हमें पता है कि वेरिएंस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस निकालने के लिए होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वेयर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वेयर क्या बनेगा, समीशन x स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ x के बराबर। तो अब x स्क्वेयर कर लो, x स्क्वेयर जब करोगे तो 0 से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का स्क्वेयर इंटू एफ ऑफ एक्स सेम नंबर आ जाएगा, 2 का स्क्वेयर 4 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे 100, तो 100/102। इन सब का सम आ गया 152। तो ये इस एक्सप्रेशन में पुट कर दिया, ये आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर है और ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर है। तो 152/102 माइनस 1 का स्क्वेयर, इसे सॉल्व करके 25/56 आपका आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ये, डिफरेंट इसलिए कह सकती हो क्योंकि ये डिस्क्रीट का क्वेश्चन आ गया एकदम से। मोस्टली क्वेश्चंस अगर आप देखोगे ऑब्जर्व करोगे तो कॉन्टिन्यूस के पूछे जा रहे हैं, पर ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन था। ठीक है, जब भी x वैल्यूज ले रहे हैं ना डिफरेंट 0, 1, 2 करके, तो वो डिस्क्रीट का क्वेश्चन होता है, तो वहां पे हम समीशन के साथ प्ले करते हैं। ठीक है, इजी क्वेश्चन था ये भी, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में लाई कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, इजी टू मॉडरेट डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। ठीक है, 2-3 बार करोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा ये वाला पार्ट। तो यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं इस वीडियो में, बाकी कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है सारे। इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस या सेम क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत लैंग्वेज चेंज करके आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे e की पावर -3x कर देंगे या सिंपल -x कर देंगे। सो इतने ही चेंजेस पॉसिबल हो सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करो।